कि भाई इनकी विचारधाराएं क्या थी। समय की बात करें तो 1915 से गांधी जी जब से आए और 1947 तक ये चला और कांग्रेस के एक बड़े लीडर के रूप में गांधी जी उभरे। सबसे पहले इनकी कुछ विचारधाराओं के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे करके सारी विचारधारा हम जानेंगे जो हमें ऐसे में भी काफी हेल्प करेगी और जीएस पेपर 4 उसमें भी। सबसे पहले जो इनकी विचारधारा थी वो थी सत्याग्रह। गांधी जी इसे अपने एक हथियार मानते थे, बोलते थे जैसे हिंसा किसी का हथियार हो सकता है, इसीलिए ऐसे ही मेरे लिए सत्याग्रह सबसे बड़ा हथियार है। सत्य प्लस अहिंसा, लोगों को शामिल करना है और साथ में उसमें अहिंसा को भी शामिल करना है। इस चीज को इन्होंने सत्याग्रह के नाम से बोला और बोले सत्याग्रह करना आसान काम नहीं है और ये शक्ति है। अहिंसा जो सत्याग्रह करने से मिलती है ये एक शक्ति है और सत्य वो ताकत है जो हमें एकता डालता है, हर इंसान को बताता है कि भाई उनके जीवन में क्या एक जीवन का सत्य है। जैसे हम सबको पता है कि भाई जिस भी चीज का जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा, ये सबका सत्य है और ये सत्य भी हमारे सबके जीवन को एक साथ लाता है। तो इसलिए गांधी जी कहते थे कि हमें किसी विरोधी को मारने की जगह, जिसने मान लीजिए अंग्रेज हमारे शोषण करता थे, तो अंग्रेजों को मारने की जगह कि हम उनको हिंसा करके मारे, उसकी जगह हमें उनके हृदय जीतने पे बात देनी चाहिए कि उन्हें मन से लगे कि भैया तुम लोग गलत कर रहे हो और जो भी तुमने यहाँ किया है अपने लालच में, चाहे अंग्रेजों ने भौतिक संसाधन के लालच में किया हो या उन्होंने अपनी सुख समृद्धि के लिए किया हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनकी गलत हैं। और उन्होंने बोला कि भौतिक सत्ता को झुकाने के लिए जरूरी है कि हम लोग सत्य को ग्रहण करें और जिसमें अहिंसा को शामिल किया जाए। और सबसे बड़ी बात थी अहिंसा का ये सिद्धांत और सत्याग्रह का ये सिद्धांत सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, क्योंकि किसी को डर नहीं था कि उसका बच्चा मारा जाएगा। इसलिए किसान, मजदूर, व्यापारी, ये सारे वर्ग जो अलग अलग भारत में दिखाई दे रहे थे वो सारे साथ में आते हैं और इस वजह से गांधीवादी आंदोलन में जनता की भागीदारी हमें सबसे ज्यादा दिखती है। और गांधी जी ने बोला कि भाई ये सारी चीजें हम लोग करेंगे जब जनता आएगी। जनता जो हमारी एक शक्ति है, किसको झुकाने के लिए? ब्रिटिश साम्राज्य को। और ये जनता भागीदारी कैसे करेगी, कैसे हम बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्य को कि भाई जनता आ रही है? तो इस भागीदारी के कुछ तरीके होंगे जिसमें उन्होंने ग्रहण किया उग्रवादियों से। जब उग्रवादी करते थे ना धरना प्रदर्शन, एक जगह बैठ गए और एक मुद्दे को उठा लिया, ये सब हमने उग्रवादियों के स्वदेशी आंदोलन में देखा था। धरना प्रदर्शन करना, असहयोग करना ब्रिटिश लोगों का, सामाजिक तरीके से उनका भेदभाव करना, उनको सेवाएं ना देना और साथ में जेल भरो। ब्रिटिश लोगों ने जो लोगों को डरा रहा था कि भाई हम लोग आपको जेल में ले जाएंगे, तो गांधी जी ने बोला जो इनके जिनकी वजह से उन्होंने हमें डर बनाया उसी चीज को हम लोग करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इनका असहयोग करेंगे, जेल भरेंगे, तो देखते हैं लोग कब तक हम लोगों को ऐसा करवाते हैं। और इसमें एक और खास बात, जो उग्रवादी लोग थे वो कभी कभी हिंसा कर लेते थे, हमने देखा भी था। अगर इनके बीच कोई पुलिस वाला फंस गया तो उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी बोलते थे नहीं भैया
निष्क्रिय प्रतिरोध से काम नहीं चलेगा। उग्रवादियों की जो नीति थी वो थी निष्क्रिय प्रतिरोध, कि वैसे तो हमें प्रतिरोध करना है, लेकिन अगर हिंसा करने का मौका मिले तो उससे पीछे भी नहीं हटना। लेकिन गांधी जी बोलते थे नहीं, हमें उससे भी आगे चलना है। और इसी कारण की वजह से गांधी जी को एक और नाम दिया जाता था राजनीतिक संत। वो थे बड़े राजनीतिक आदमी लेकिन संत थे। संत इस मामले में अहिंसा की बात करते थे, और राजनीति इस मामले में कि उन्हें पता था कैसे ब्रिटिश लोगों को झुकाना है। राजनीति का मतलब ही होता है दूसरे वाले के विचारों को हराना। तो गांधी जी ने इन सारी चीजों को किया, इसलिए उन्हें राजनीतिक संत बोला गया। दूसरा जो इनकी विचारधारा थी साधन और साध्य, साधन और साध्य की पवित्रता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो साध्य को तो महत्व देते हैं लेकिन साधन को नहीं। साधन मतलब जो रास्ता है, बीच का माध्यम है। जैसे एक व्यक्ति है मैकियावेली, जो ब्रिटेन में हुए, वो बोलते हैं कि अगर साध्य ठीक है तो साधन की चिंता ही नहीं है, साध्य बस ठीक हुआ है। जैसे हमारा साध्य था राष्ट्र की आजादी, राष्ट्रीय आजादी, तो मैकियावेली के अनुसार राष्ट्रीय आजादी के लिए खून खराबा करना अच्छी चीज है, साधन हिंसा वाला चल जाएगा। लेकिन गांधी जी बिल्कुल इसके अपोजिट बोलते थे, बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा, साधन भी सही होना चाहिए, तभी सच्चे में हमें स्वतंत्रता मिलेगी। भाई हमने कल भी जाना था, गांधी जी क्या बोलते थे, साधन एक बीज है और साध उस बीज से उत्पन्न पेड़ है। अगर तुम्हारा बीज ही खराब होगा तो तुम अच्छी फसल नहीं उगा सकते। और इसीलिए गांधी जी ने कभी भी क्रांतिकारी या हिंसक तरीके से जो लोग काम कर रहे थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आजाद हों, उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाया, या जापान के हिटलर हो। गांधी जी ने कहा बाद में आजादी मिलेगी चलेगी, 20 साल बाद मिलो, 30 साल बाद मिलो, चलेगा, लेकिन मैं अपना साधन चेंज नहीं करूंगा, साधन मेरा अहिंसा ही रहेगा। और इसका मेन कारण इन्होंने बताया था आजादी के बाद भी हम लोगों को रहना है, और अगर अभी हमने हिंसा स्टार्ट की तो आजादी के बाद भी लोग अपनी बातें मनवाने के लिए हिंसा स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए साधन की पवित्रता जरूरी है, और इसको इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया। और गांधी जी ने अंत तक अहिंसा पे जोर दिया, चाहे उनका असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में लास्ट में हुआ। गांधी जी ने कभी भी हिंसा की बात को समर्थन नहीं किया। और इसीलिए गांधी जी ने जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी उस टाइम भी उस बात को नहीं उठाया, क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते थे और अंग्रेज लोग भी उन पर प्रेशर डाल जाते, देखो गांधी जी तुम वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो और अब ये बंदा किसी को मार दिया और तुम अगर इसका साथ दिए तो इसका मतलब हम लोग समझ जाए। फिर बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज भी थे, लेकिन गांधी जी का जो जीवन का तरीका था वो अलग था, और वो हमेशा साधन को महत्व देते थे। साधन अगर सही नहीं है तो उस चीज को वो सही नहीं मानते। और एक और उनकी खास बात, जो भी चीजें अपनाते थे पहले खुद के ऊपर अपनाते थे, उसके बाद किसी और के ऊपर अपनाते थे। जैसे गांधी जी के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा फेमस है कि एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेके आई और उसने गांधी जी से कहा कि बाबा जी ये चीनी बहुत खाता है। तो माँ पहले दिन बच्चे को लेके आई, गांधी जी ने बोला आज तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, कल लाना। तो फिर दोबारा चीनी ले बच्चे को लेके आई, फिर गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, बोले फिर आना। ऐसे उसे 3-4 दिन हो गए, और फिर 3-4 दिन के बाद गांधी जी ने उस बच्चे से बोला कि बेटा चीनी मत खाना। तब उसकी माँ ने पूछा क्या बापूजी तुम इतने दिन हमें घुमा रहे थे, इस बात को बोलने में इतना दिन क्यों लगा दिए? तब उन्होंने बताया कि मैं खुद ही ज्यादा चीनी खाता था,
और जब उसे मैंने खुद अपने जीवन में नहीं अपनाया तो मैं दूसरे को कैसे कह सकता हूँ। तो गांधी जी की एक और खास बात थी, जो चीजें दूसरों को अपनाने के लिए कहते थे उस चीज को पहले खुद अपनाते। जैसे उन्होंने खुद अपना साधन अहिंसा बनाया, और जब अहिंसा के पूरे पुजारी वो खुद हो गए उसके बाद जनता को हुआ। पहले नहीं बोला, बोले पहले मैं तो सीख लूं तभी तो मैं आप लोगों को कहूंगा। तो ये सारी चीजें उनकी बात। अगला जो उनका विचार है वो है वर्ग समन्वय। समन्वय मतलब सभी वर्गों को साथ लाना, अमीर गरीब, गांव शहर, महिला पुरुष, किसान मजदूर, इन सबको गांधी जी साथ में लेके आए राष्ट्रीय आंदोलन के। गांधी जी के अपोजिट एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, जर्मनी के, और जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा दी। उन्होंने बोला वर्ग समन्वय नहीं, वर्ग संघर्ष से आजादी आती है, क्योंकि इस दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक है गरीब और एक है अमीर। और ये जो अमीर लोग जो अमीर हुए हैं ये कहीं ना कहीं गरीब लोगों के संसाधन लेके हुए हैं। और इसलिए जरूरी है कि गरीब लोग सब साथ में आए, तलवार उलवार उठाएं और इनको मारें। इसी को हम कहते हैं वर्ग संघर्ष। लेकिन गांधी जी का विचार बिल्कुल इनके अगेंस्ट। गांधी बोलते नहीं नहीं नहीं, वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग समन्वय। सारे वर्गों को अगर साथ लेके आए तो हम किसी भी मांग को मनवा सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी के आंदोलन में आपको किसान मजदूर भी दिखेंगे, दूसरी तरफ पूंजीपति, जमींदार, व्यापारी, ये सारे लोग भी दिखेंगे। और गांधी जी दोनों को साथ में लेके चलते थे, बोले दोनों चीजें जरूरी हैं, और अगर हम लोग वर्ग समन्वय करेंगे तो हमारे पास ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आएंगे तो ब्रिटिश को ज्यादा डर लगेगा। तो हमें अपने ही देश के अंदर फूट नहीं डालनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो जनशक्ति या जनता की शक्ति चाहिए वो हमें वर्ग समन्वय से ही मिल सकती है। इसलिए गांधी जी के विचार को थोड़ा सा मार्क्सवादी विचार से बिल्कुल अपोजिट बताया जाता है कि गांधी जी ऐसे वर्ग समन्वय। गांधी जी बोलते थे कोई भी समस्या है तो हिंसा उसका साधन नहीं है, उसके लिए जरूरी है बातचीत की जाए, उस वर्ग के लोगों से मिला जाए। जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम के बीच किसी बात को विवाद लेके हो गया है तो उसमें हिंसा की जगह एक दूसरे से मिलकर बातचीत की जाए, और बातचीत में उसका बीच का रास्ता निकाला जाए। जैसे मान लीजिए एक समस्या गांधी जी से ऐसे ही किसी ने पूछी कि बताइए गांधी जी, एक ही दिन मुहर्रम पड़ रहा है, एक ही दिन महावीर जैन की जन्म तिथि पड़ रही है। मुहर्रम जो मुस्लिम लोगों के लिए जरूरी है, और महावीर जैन की जन्म तिथि जो जैनी लोगों के लिए जरूरी है। जैनी लोगों की खास बात हिंसा को ना अपनाना, अहिंसा की बात करना। मुस्लिमों की खास बात थोड़ी बहुत हिंसा उनकी चलती है, थोड़ा खून खराबा होता है। मुहर्रम में भी वो लोग अपने आप को पीटते हैं। तो ये सारी चीजों को हम एक दिन कैसे बनेंगे, तो गांधी जी ने कहा भैया 2 स्लॉट बना दो ना। एक का जो जुलूस है वो सुबह निकलवा दो, चाहे जैन का निकलवा दो या मुस्लिम का। एक का जुलूस शाम को निकलवा दो। ऐसे आप समाधान ले सकते हो, या आप थोड़ा रास्ता चेंज कर दो, कुछ को इस गली से निकाल दो, कुछ को इस गली से निकाल दो, तो दोनों का समाधान हो जाएगा। एक धर्म जो उस चीज को मानता है वो कर लेगा, दूसरा धर्म दूसरी चीज को मानता है वो कर लेगा। तो ये सारी चीजें अपना के कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज का समाधान निकाल सकते हैं, और वर्ग समन्वय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर वर्ग समन्वय रहता है तो जनताओं में फूट नहीं पड़ती, एकता की भावना आती है। और अगर जिस देश में या जिस समाज में एकता की भावना है उस समाज की प्रगति अपने आप हो जाती है। तो इसलिए हमें वर्ग समन्वय पर ध्यान देना चाहिए, ना कि वर्ग संघर्ष पे। और ये धर्म के आधार पर या किसी जाति के आधार पर लड़ना ये अच्छी चीज नहीं है।
आखिर में हम सब लोग मानव है और मानव का काम है अपना विकास करना, हिंसा करना नहीं। तो ये उनका तीसरा वो था। चौथे नंबर पे वो बात करते हैं कुछ सामाजिक सिद्धांतों की, जिसमें गांधी जी से पूछा जाता है ऊंच नीच, छुआछूत, लैंगिक भेद, इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो गांधी जी बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके इन सामाजिक भेदभावों को खत्म होना चाहिए, और ये मानवता के लिए भी जरूरी है और हमारे समाज के विकास के लिए भी। तो गांधी जी कुछ सामाजिक सिद्धांतों में, जो हमारा चौथा पॉइंट है सामाजिक सिद्धांत, उनमें क्लियर रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके ऐसी कुरीतियों को हटाना चाहिए, चाहे वो छुआछूत हो या फिर जाति या फिर धार्मिक भेदभाव या फिर लैंगिक या फिर नस्ल, इन सब चीजों की जितनी जल्दी हो सके हमारे समाज से समाप्ति होनी चाहिए। और जब इन सब से हमारे समाज की समाप्ति हो जाएगी तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भागीदारी और बढ़ेगी। ऐसे ही किसी ने पूछा शिक्षा के बारे में क्या कहना है, तो गांधी जी ने बोला शिक्षा आत्म साक्षात्कार है। खुद से जो परिचय कराए अपने आप को, उसी को हम कहते हैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब पैसा कमाना नहीं है, या किसी ज्ञान को बटोर के आप दूसरे को अपना ज्ञान समझाओ या बताओ या उसका बखान करो, वो भी असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा वो है जिसमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ जागरूकता, अपने आप को जगाने की कोशिश अगर किसी में की जाए, जैसे गौतम बुद्ध जी कहते थे आत्म दीपो भव, कि हमें खुद का दीपक खुद बनना है। तो जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे उस दिन हम पूरी दुनिया को जान लेंगे। तो शिक्षा खुद को जानने की कला है, खुद को जानने की कला है कि हमारे अंदर क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और साथ में गांधी जी शिक्षा में हमेशा, जब उनसे पूछा गया किस भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो बोले मातृभाषा। जिस भाषा का जो बच्चा है उसी भाषा में उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बच्चा उस भाषा में सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। तो इसके लिए वो ये सारी चीजें कहते थे कि मातृभाषा सबसे बड़ी ताकत है। कोई बच्चा हिंदी में पढ़ा है तो उसे हिंदी में पढ़ाना चाहिए, जिससे उसके दिमाग का, उसके खुद का विकास हो सके और उसे अपने बारे में जानकारी मिल सके। तो इसलिए गांधी जी मातृभाषा पर भी ज्यादा जोर देते। और साथ में बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर शिक्षित लोग बेरोजगार भी होते हैं, उसका क्या? बोले बेरोजगारी नहीं होगी अगर हम अपने शिक्षा वाले प्रोग्राम में व्यावसायिक शिक्षा को भी ध्यान दें। हमें अपने शिक्षा कार्यक्रम में कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए जिससे बच्चे में कुछ कौशल आए, और इसको इन्होंने बोला व्यावसायिक शिक्षा। इसका होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कोई घड़ा बना सकता है अपने माँ बाप से सीखे, किसान का बेटा खेती सीख सकता है, कुम्हार का बेटा पटका बनाना सीख सकता है, लोहार का बेटा लोहारी का काम सीख सकता है। ये जो भी कौशल उन्हें लगता है, तो ऐसे कौशल वाली शिक्षा होनी चाहिए। और गांधी जी ने इसके लिए अपने एक पत्र में एक योजना की बात की, जिसका नाम था वर्धा शिक्षा योजना। वो अपने जो आश्रम में रहते थे वहीं से वर्धा शिक्षा योजना महाराष्ट्र से उन्होंने लॉन्च की, और उन्होंने बोला हर विद्यार्थी को ऐसा बनाना चाहिए कि उसे एक व्यावसायिक शिक्षा और साथ में अपने बारे में जानने की बात हो। आगे हम लोग देखते भी हैं, कुछ बहुत बड़े दार्शनिक बोलते भी हैं कि हमें सभी बच्चों के लिए एक सा सिलेबस नहीं, हर बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि हर बच्चे की जो क्वालिटी है, क्षमताएं हैं, वो अलग है। किसी को डांस अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है। तो ये अलग अलग कौशल है, तो उसी हिसाब से उसको शिक्षा मिलनी चाहिए और उसी के बास पे उसकी जांच करनी चाहिए।
हमें हुनर पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बच्चे को फोर्स करना चाहिए कि भैया तुम्हें यही पढ़ना है। ऐसी चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। ऐसी शिक्षा की बात कहीं ना कहीं गांधी जी किया करते थे कि ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए जिसमें व्यावसायिक शिक्षा शामिल हो और बच्चों को दिक्कत ना हो। अगली बात उनका था सर्वोदय का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के बारे में भी उन्होंने बताया, और ये सिद्धांत उन्हें मिला जॉन रस्किन। जॉन रस्किन एक पश्चिमी दार्शनिक, उनसे उन्हें मिला, और इसमें उन्होंने कहा कि हमें सर्वोदय का मतलब सबका उदय, बिना इस बात के उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, सबका उदय, और अगला सभी तरीके से उदय। सबका उदय करना है, सभी तरीके से उदय करना है, ये सारी चीजें हमारे उसमें शामिल होनी चाहिए। और हर व्यक्ति का जो मूल्य है, जो भी वो काम करता है, व्यक्ति जो काम करता है, चाहे वकील हो या कोई अधिकारी हो या कोई छोटा मोटा घर में काम करने वाला कोई नाई हो, इन सब का मूल्य एक होना चाहिए। ये नहीं किसी को ज्यादा पैसा मिले, किसी को कम पैसा मिले, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपनी जीविका चलाने के लिए सब काम अच्छे हैं, और इंसान को काम करना चाहिए। और इस मामले में गांधी जी क्लियर बोलते थे, जो इंसान अपने लिए काम नहीं करता, अगर वो स्वस्थ है या वो बच्चा नहीं है और बुजुर्ग भी नहीं है, और वो अपने लिए अगर काम नहीं करता तो उसे खाना नहीं मिलना चाहिए। जो अपना काम करे उसी को खाना मिलना चाहिए। जैसे शिक्षार्थी का काम है उसे पढ़ना, तो उसे ये काम सही से करना चाहिए, और अगर वो नहीं करता तो उसे खाना खाने तक का अधिकार है। ऐसे अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे का खाना खा रहा है, अपना काम ना करके किसी दूसरे बच्चे का या किसी इंसान का वो खाना खाता है। वही दूसरी तरफ यूरोप में एक विचारधारा थी जो कहती उपयोगितावादी। ये विचारधारा कहती थी कि भाई हमें ऐसे नियम कानून की जरूरत है जिसमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो सके, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। लेकिन गांधी जी बोले अधिकतम लोगों का मतलब क्या, 50% बस, 49% का क्या होगा, या 60 या 70%, तो और 30% का क्या होगा। हमें तो सबका उदय करना है, 50%, 70 या 90 नहीं। उपयोगितावादी विचारधारा उस टाइम कहती थी अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उन सबको हमें लाभ प्रदान करना। इसी बेस पे आज का लोकतंत्र संविधान चलता है। गांधी जी बोलते थे नहीं, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख नहीं, हमें आगे बढ़ना है इससे भी। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमें देश की कुछ समस्याओं को, चाहे भुखमरी हो, विषमता हो देश में, या गरीबी हो, या पर्यावरण की आज की समस्या है, इसको दूर करने में गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। ये हमें बताता है कैसे सबका उदय होना चाहिए। और आजकल हमारी सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, ये नारा भी कहीं ना कहीं इस सर्वोदय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि सबका साथ सबका विकास। ये सर्वोदय सिद्धांत जो गांधी जी का है उसी से जुड़ा हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश की जाती है कि सभी तरीके से सब लोगों का विकास हो, और गांधी जी यही सारी चीजें चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला गांधी जी ऐसे करना तो मुश्किल है। बोले नहीं, अगर सब लोग अपनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा सिद्धांत आ सकता है। और जिस दिन ये आ जाएगा उसी को गांधी जी ने क्या बोला, राम राज। उसी को हम राम राज कहेंगे कि भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको इतना मिल चुका है जितना उसको चाहिए था।
तो उसी को उन्होंने राम राज्य की अवधारणा दी। बोले राम राज्य का मतलब ये नहीं है जो कहानियों में आप लोग सुनते हैं, राम राज्य का मतलब सब लोगों का सभी तरीके से उदय, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जरूरत उनकी पूरी हो जाए, ये सारी चीजें। और सबसे लास्ट में जो इनका सिद्धांत है आर्थिक सिद्धांत, गांधी जी आर्थिक सिद्धांत में एक सिद्धांत को फॉलो करते थे जिसका नाम था ट्रस्टीशिप। गांधी जी बोलते थे जिसके पास भी ज्यादा धन है या संपत्ति है तो वो ये ना समझे कि वो सारा धन उसका है, वो सारा धन उसका नहीं है। उसने जो भी संसाधन लिए हैं वो कहीं ना कहीं समाज से लिए हैं, तो वो सारा संसाधन जो उसकी जरूरतें पूरी करने के बाद बचता है वो उसे समाज को उपलब्ध करा देना चाहिए। और अगर वो समाज को उपलब्ध कराता है तो हमारे समाज में विषमता नहीं बचेगी, हमारे समाज में भूखमरी नहीं बचेगी, हमारे समाज में गरीबी नहीं होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई इतना अमीर नहीं होगा कि दूसरे के शरीर को नियंत्रण कर सके, कोई इतना गरीब नहीं होगा कि दूसरे अपने शरीर को दूसरे को बेचने के लिए तैयार हो। ये सारे सिद्धांत गांधी जी आर्थिक स्तर पे देते थे और बोले अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे समाज में कभी भी विषमता नहीं रहेगी। और ये आज भी प्रासंगिक दिखाई देता है, हमारे समाज में अभी बहुत विषमता है। दुनिया के सबसे ज्यादा विषम आर्थिक रूप से देशों में हम शामिल, जैसे हमारे 1% लोगों के पास देश की या 70% से ज्यादा संपत्ति है और 99% के पास बस 30%। तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप सिद्धांत के द्वारा हम लोग विषमता को दूर कर सकते हैं। वो लोग शिक्षा में अपना पैसा लगाएं और साथ में ऐसे काम करें जिससे पिछड़े लोग हैं, मान लीजिए आप शिक्षित हुए अपने गांव से तो आप अपने गांव में अपने लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ पैसा दे सकते हैं, कुछ डोनेशन दे सकते हैं। अगर आपका समय नहीं किसी संस्था के साथ काम कर सकते हैं, अपने स्कूल को ही दे सकते हैं जिससे आप पढ़ें, उससे वहां के लोगों का विकास हो जाएगा और ये आपकी ट्रस्टीशिप या जिम्मेदारी होगी। साथ में गांधी जी बोलते थे आधुनिक उद्योग सही नहीं है, क्योंकि आधुनिक उद्योग से सबसे बड़ी कमी जो अकुशल कामगार है, रोजगार में कमी आती है और इससे कहीं ना कहीं समाज में और ज्यादा लोग पिछड़े होते हैं और ये लोग हिंद स्वराज में बोलते हैं। इसलिए गांधी जी बोलते थे लघु उद्योग का ज्यादा हमें पालन करना चाहिए, लघु उद्योग छोटे छोटे उद्योग लगाना चाहिए जिससे सबको रोजगार मिल जाए। लेकिन यहाँ एक तरीके से सही इसमें हमले में कि भाई वो चाहते थे कि बहुसंख्यक आबादी गांव में रहती थी, पिछड़ी हुई थी, अगर छोटे छोटे उद्योग होंगे उनको रोजगार मिलेगा और अगर हम एक ही बड़ा उद्योग करेंगे तो उनको रोजगार कम मिलेगा, मशीनीकरण आएगा। इसलिए गांधी जी लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में मेड इन इंडिया को अगर हमें बढ़ाना है तो उत्पादन की कीमत को भी कम करना पड़ेगा और बाजार में बने रहने के लिए सारी चीजें करनी है। तो ये गांधी जी के कुछ विचारधारा थी जो हमने देखा। सत्याग्रह हमने देखा, साथ में देखा कि गांधी जी साधन साध्य की पवित्रता को कितना महत्व देते हैं। अगला सर्वोदय, सबके उदय की भावना कैसे उनकी रहती है। आर्थिक सिद्धांत, ट्रस्टीशिप, वर्ग समन्वय, शिक्षा के प्रति उनकी सोच और सामाजिक सिद्धांत, ये गांधी जी के कुछ विचारधाराएं थी। अब उनकी रणनीति, इन सब विचारधाराओं के द्वारा उन्होंने कैसे भारत में सत्याग्रह या अपने आंदोलन को चलाया, उसके लिए जरूरी है कि हम उनकी रणनीति जाने कि उन्होंने क्या रणनीति बनाई, कैसे इन सारे लोगों को साथ लेके चले, कैसे ब्रिटिश लोगों को हराने में वो सफल रहे। तो जो पुराने थे वो सफल नहीं रहे और गांधी जी ज्यादा सफल रहे, तो उसका कारण था उनकी रणनीति। और रणनीति में सबसे पहले नंबर पे हमें जो दिखता है, गांधी जी जो इस बात की बात करते थे कि वो बोलते थे कि आंदोलन का ना एक दौर होता है, भैया आंदोलन में आप लोग ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर सकते। तो वो कहते थे आंदोलन का
एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय दौर होना जरूरी है। हर इंसान की, जिस जनता के आधार पे हम जनशक्ति के आधार पे आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो जनता की एक बार एनर्जी बढ़ेगी, एक बार कम, फिर बढ़ेगी, फिर कम, ऐसे चलेगा। तो इसके लिए जरूरी है हम ऐसी नीति का अपनाएं कि भैया जनता हमारे साथ शामिल भी हो और साथ में ही इनका ज्यादा शोषण भी ना हो। अगर हम लगातार आंदोलन चलाएंगे तो ब्रिटिश लोगों को भी दिक्कत होगी, साथ में जनता हिंसा पे उतर आएगी, ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर पाएगी। और अगर जनता संघर्ष नहीं कर पाएगी और हिंसा करेगी तो ब्रिटिश लोग उनको दबा देंगे, और ब्रिटिश लोग अगर दबा देंगे तो फिर हम लोग अगली बार कैसे आ पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है एक तरफ सक्रिय, दूसरी तरफ निष्क्रिय, और निष्क्रिय में हम रचनात्मक काम करें, गाना बजाना करें, अपना खेती करें, शिक्षा दें, लोगों को और जागरूक करें राष्ट्र के प्रति। ये सारी चीजें हमारी होनी चाहिए। और जनता की शक्ति की एक सीमा होती है, जनशक्ति की एक सीमा है, उससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ा। इसलिए गांधी जी अहिंसा को ज्यादातर ले पाए, उसका कारण था उन्होंने नियंत्रित जन आंदोलन और सक्रिय निष्क्रिय दौर में विश्वास किया। और इसी से जुड़ी हुई जो अगली रणनीति गांधी जी की मिलती है, वो बोलते थे संघर्ष, विराम, फिर संघर्ष। मान लीजिए हमने अपनी 10 मांगे रखी ब्रिटिश के सामने, 1 साल तक हमने विरोध किया, संघर्ष किया, उन्होंने 10 में से 5 मांगे मान ली, तो हमें वापस ले लेना चाहिए आंदोलन। क्योंकि अगर ज्यादा दिन तक चलाओगे तो जनता थोड़ा सा हो सकता है हिंसा की तरफ आ जाए। तो इसलिए 5 मांगो, फिर दोबारा 2-3 साल के बाद फिर हमें संघर्ष करना ही चाहिए, फिर 5 मांगे मांगी। तो ऐसे हमारी सारी मांगे पूरी भी हो जाएंगी और साथ में जनता की भागीदारी भी कम नहीं हुई। तो ये भी गांधी जी आंदोलन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। लेकिन इस संघर्ष विराम संघर्ष हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस का पूरा एक वो था। कांग्रेस में बहुत सारी विचारधाराएं चल रही, उन विचारधाराओं में से एक था गांधी। तो समग्र राष्ट्रीय आंदोलन को ये नहीं कहता संघर्ष विराम संघर्ष था। जैसे उदारवादी थोड़ा गांधी जी से अलग थे, और गांधी जी कहीं ना कहीं उदारवादी से अलग। जैसे उदारवादी तो जनता में विश्वास ही नहीं करते थे, और गांधी जी किसमें करते थे, जनता में विश्वास करते थे। उग्रवादी लोग थोड़ी हिंसा करते थे, गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। कहीं ना कहीं ये रणनीति गांधी वाले समझौते की मार्ग बताती है। अगली चीज वो बोलते थे नियंत्रित जन आंदोलन। ये वैसे देखने में लगता है कि एक तरफ गांधी जी कह रहे हैं जनता की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं जनता को रोकना भी चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये विरोधाभासी है, कैसे होगा, जनता को रोक भी लोगे, जनता की भागीदारी बनाओगे, कैसे होगा। तो गांधी जी बोलते थे देखो भैया, अगर जनता को समझाया जा सके कि भैया तुम्हें उतना ही काम करना है जितना जरूरी, जो जो चीजें बताई जाए वो करना है। अगर जनता उससे आगे गई तो कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ेगी, और हिंसा फैलेगी तो ब्रिटिश लोग उनको दबाएंगे। इसलिए जनता को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी है। और जैसे ही गांधी जी के नियंत्रण से बाहर जाने लगा आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी कांड हुआ, और जब ये सारी चीजें हुई तो गांधी जी ने चौरा चौरी के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी बोले भाई ये आंदोलन वापस लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि हिंसा हो गई। ये गांधी जी की रणनीति का एक हिस्सा था कि जन आंदोलन को नियंत्रित करना है, और वो इस चीज को इसलिए बना पाए क्योंकि साथ में वो रचनात्मक कार्य करते थे। जब आंदोलन का दौर नहीं होता था तो गांधी जी चरखा चलाना, बैलगाड़ी से गांव में घूमना, अपने लोगों के बीच रहना, खाना पीना खाना, आश्रम में लोगों को रहना, जीवन शैली सिखाना, नैतिकता की बात करना, ये सारी चीजें वो करते थे। और इससे कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ाव गांधी जी से बन पाता था। और जब जुड़ाव रहता था तो लोगों ने अपने आप ही गांधी को अपना लीडर बना लिया,
और उस लीडर को बोला कि भैया जैसे तुम कहोगे वैसे हम लोग चलेंगे। और इसीलिए अगला चरण गांधी जी का आता है, रचनात्मक कार्य एवं जीवन शैली। गांधी जी ने कुछ रचनात्मक कार्य किए, चाहे वो गीत संगीत के थ्रू हो या फिर पद यात्रा करना हो या फिर भजन कीर्तन हो। भजन कीर्तन भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। वैष्णव जने तो क्यों ने कही है जी, पीर पराई जाने दे, ये उनका सबसे प्यारा भजन था। और जब भी वो उन्हें टाइम मिलता था तो इस भजन कीर्तन में, इस सारी चीजों में होते थे। और रचनात्मक कार्यों में उन्होंने छुआछूत जैसे काम थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता लगाने में लड़ाई लड़ी। कभी मुस्लिम के घर जाते थे, कभी हिंदू के घर जाते थे, इस एकता को उन्होंने बढ़ावा दिया। साथ में ग्राम पंचायत, वहां पर जो मुखिया लोग रहते थे उनके द्वारा काम कराने पर बल दिया। साथ में किसानों की मांगों को भी उठाया। और चरखे के प्रयोग ने काफी ज्यादा उनकी बातों को लोकप्रिय भी कर दिया कि भाई गांधी जी हैं तो सारी चीजें मुमकिन है, गांधी जी नहीं तो मुमकिन नहीं। तो ये सारी चीजें गांधी जी की रणनीति का चरण। कई बार आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भाई गांधी जी के द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का आलोचनात्मक वर्णन करें। गांधी जी के द्वारा दी गई विभिन्न विचारधारा को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। या तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक साथ पूछ लिया जाएगा और प्री में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी चीजें गांधी जी की रणनीति का हिस्सा थी, या इनसे में से कौन सी चीजें गांधी जी की विचारधारा का हिस्सा थी। तो ये सारा गांधी जी की विचारधारा और रणनीति हमने देखी कि भाई कैसे उन्होंने हमारे समाज में लोगों को आगे लाने के लिए ये सारी चीजें की। गांधी जी ने अपनी रणनीतियों के माध्यम से ये सब किया और इनको आंदोलन चलाने का सबसे बढ़िया फायदा ये मिला, दक्षिण अफ्रीका और भारत में बहुत सारी समानताएं थी। वहां पर भी अंग्रेज लोग नियंत्रण कर रहे थे, भारत में भी अंग्रेज। वहां पर भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता दिक्कत थी, यहाँ पर भी थी। वहां पर भी लोगों को नागरिक अधिकार नहीं थे, भारत में भी नहीं थे, इसलिए दोनों चीजें चली। वहां पर भी कुछ लोगों के साथ नस्ल भेद किया जा रहा था, भारत में भी किया जा रहा था। ब्रिटिश लोग जो स्विमिंग पूल कुछ क्षेत्र बनाते थे उस पर लिख देते थे कि भारतीय लोग और कुत्ते अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीजें उनकी हुई। फिर इसी के बाद इन्होंने बहुत सारे आंदोलन, अगला जो हमारा पार्ट होगा गांधी आंदोलन। आंदोलन में कैसे इनका प्रैक्टिकली यूज किया। और आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन खिलाफत आंदोलन हुआ। क्या जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो टर्की था वो किसके खिलाफ लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ। और टर्की का जो राजा होता था, टर्की का जो राजा हुआ था उसको उपाधि दी जाती थी खलीफा। तो सुना हुआ आजा तुझे दिला दूं बुर्ज खलीफा, वही वाला खलीफा। मतलब एक बड़ा नेता हुआ करता था इसका, मुस्लिम का, सारे विश्व के मुस्लिम का एक लीडर हुआ करता था खलीफा। और ब्रिटिश लोगों ने वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों से कि भाई आप लोग हमारा साथ दो और हम लोग आपके जो टर्की वाले जो ये हैं राजा हैं, अगर वो हारेगा भी तो उसके साथ अपमान नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय लोगों ने साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश लोगों ने खिलाफत के जो पद है उसको हटा दिया। टर्की के राजा की काफी ज्यादा आलोचना की और इसी को ध्यान में रखते गांधी जी ने पहला अपना मूवमेंट जो कांग्रेस के नेतृत्व में लॉन्च किया उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और इससे पहले गांधी जी हमने देखा था चंपारण 1917 में वो लड़ चुके थे, खेड़ा भी कर चुके थे।
और हम लोग उसे जानते हैं कि गांधी जी ने आते ही केक खाया। चंपारण, अहमदाबाद में हड़ताल और खेड़ा। 1917 में चंपारण, 1918 में ये, और फिर उसके बाद खेड़ा 1918 में। ये 3 आंदोलन गांधी जी कर चुके थे। खिलाफत मूवमेंट को वो ले रहे थे एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में। गांधी जी को लगा हिंदू मुस्लिम एकता इससे बढ़ेगी, और इससे जस्ट पहले 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का साथ में एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इस लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को मान लिया, जो कब आया था 1909 के मार्लियामेंट। और पृथक निर्वाचन मैंने आपको बताया था कि भाई कैंडिडेट भी मुस्लिम और वोट देने वाले भी मुस्लिम। तो गांधी जी को लगा कि भाई इससे ये अगला चरण क्या है, खिलाफत आंदोलन है। ब्रिटिश लोग मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं और हम लोग अगर साथ आएंगे तो वो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देंगे। इसलिए गांधी जी ने इसको शामिल किया और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इसको लिया, और उन्होंने बहुत सारी कुछ चीजें चलाई। तो इसका कारण हमने जाना, प्रथम विश्व युद्ध। दूसरी बात, खिलाफत आंदोलन के कारण के बाद पहला कारण तो हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19, साथ में टर्की जो मुस्लिम खलीफा है उसका पद, खलीफा का पद, ये इसके कारण थे जिनकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। और ब्रिटिश लोगों ने जिस संधि के थ्रू खिलाफत के पद को हटाया था उसे कहते थे सेवर्स की संधि, ये टर्की से की। तो इसको लेकर गांधी जी ने लगा कि हमें चाहे, और 1916 में लखनऊ में जो हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने कहीं ना कहीं नेतृत्व संभाला और हिंदू मुस्लिम एकता को एक बात लेके उन्होंने बनाया। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य सीधा था खिलाफत के सम्मान को बचाना, खिलाफत या खलीफा जो है उसके सम्मान को बचाना, जो मुस्लिमों का लीडर है उनकी भावनाएं आयत हुए उसको बचाना। और फिर इसके लिए गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए, उनके साथ बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी आए, जिसमें अली बंधु, दोनों भाई थे, वो गांधी जी के साथ आए, जिसमें अहमद अली एवं शौकत अली, अली बंधु, अहमद अली, शौकत अली, ये दोनों साथ में आए। और इसके लिए एक और बड़े लीडर थे जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम, ये बाद में बनते हैं मौलाना अबुल कलाम, ये भी एक लीडर थे जो मुस्लिम थे। गांधी जी ने इसके लिए एक कमेटी भी बनाई, खिलाफत कमेटी, उसमें बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुस्लिम, ये लोग साथ में आए और ब्रिटिश लोगों से डिमांड की। और इस खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? गांधी जी खुद। अध्यक्ष के पद पर गांधी जी रहते थे। गांधी जी ने बताया कैसे हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन जिन्ना और एनी बेसेंट ने गांधी जी का इस मामले में विरोध किया। जिन्ना ने कहा कि भाई खिलाफत का मूवमेंट किसी धर्म विशेष से रिलेटेड है और हमें राष्ट्रीय आंदोलन में किसी धर्म विशेष को नहीं लाना चाहिए, वरना उसका जो नियंत्रण है हमारे आंदोलन में बढ़ेगा और आंदोलन में धर्म के आधार पर फूट पड़ेगी। तो इस चीज से नाराज होकर जिन्ना जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देता है कि गांधी जी ने सही नहीं किया। ऐसे ही गांधी जी के खिलाफ तिलक जी होते हैं। तिलक जी ने भी कहा किसी एक धर्म के लिए मुद्दे उठाना वो सही बात नहीं है, कल को उस धर्म के लोग इस कांग्रेस वाली राजनीति में आ जाएंगे और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो लक्ष्य है वो हमसे कहीं ना कहीं दूर रह जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग भारत
गांधी जी से नाराज भी थे। इस वजह से इस कार्यक्रम का थोड़ा सा सफलता असफलता में बदली। पहला, कुछ भारतीय लोग इसके खिलाफ थे। दूसरा, जो खलीफा था टर्की का, उसने खुद ही इस पद को हटा दिया अपने मन से, बोले नहीं चाहिए ये पद, इस पदवी को नहीं चाहिए। तो जब मेन चीज ही चली गई तो और ज्यादा दिक्कत हुई कि भैया मेन चीज ही नहीं रही, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वही खत्म कर दी, खुद खलीफा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। साथ में 1919 में भारत में जलियांवाला बाग केस हो गया था, जहां जनरल डायर ने भारतीय लोगों को एक पार्क में मार दिया, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। बहुत सारे बच्चे बूढ़े ये सब मारे गए। तो इसकी वजह से कांग्रेस को एक नया आंदोलन शुरू करना पड़ा, जिसका नाम था असहयोग। असहयोग चलने के कारण भी खिलाफत आंदोलन थोड़ा सा पिछड़ गया। गांधी जी ने कोशिश किया कि भैया कैसे इस आंदोलन के, जो जलियांवाला बाग है, इसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश को समझाया जाए। पूरे देश में गुस्सा था, इसलिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो 22 तक चला। तो ये सारी चीजें हमारे देश में चल रही थी। अब हम बात करें कि भाई पतन हमने देखा, एक तो सुल्तान ने वो चीजें कर दी थी, खिलाफत का पद समाप्त कर दिया। परिणाम क्या दिख रहा? परिणाम ये दिख रहा कि हाँ भाई, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम लोग साथ में जरूर आए, अल्पकाल के लिए सही, लेकिन हिंदू मुस्लिम लोग साथ में आए। लेकिन नुकसान ये हुआ, मुस्लिम लोगों की भारतीय राजनीति में भागीदारी बनी, और जो लोग धर्म से जुड़े हुए थे या कट्टर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आगे सांप्रदायिकता को भी या हिंदू मुस्लिम एकता को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई गांधी का आंदोलन असफल रह गया, क्योंकि जो मकसद थे वो पूरे नहीं हुए, या गांधी जी का ये फालतू का ड्रामा था, जरूरी नहीं था ऐसे हुआ, ये ऐसे चलाना, खिलाफत नहीं चला रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो बहुत सारे लोग ये सारी चीज, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाए थे। गांधी जी इसको ले रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में, ये ब्रिटिश लोग फूट डाल के भारतीय लोगों के यहाँ राज कर रहे थे। तो गांधी जी को इसको चलाने का मेन मकसद एक ही था, कैसे भारतीय लोगों में धर्म के आधार पर एकता बनाई जाए। और उसका पहला चरण 1916 में हो ही गया था, लेकिन फिर ये असफल हो गया। उसका कारण एक तो खिलाफत का जो पद था वो खलीफा ने खत्म कर दिया। दूसरा, असहयोग आंदोलन में गांधी और कांग्रेस लग गए, और बहुत सारे लोगों ने बोला ठीक है, खिलाफत से ज्यादा मूवमेंट जलियांवाला बाग वाला है, जहाँ जनरल डायर ने हमारे लोगों को मारा है। तो इसलिए गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इस मामले में सक्सेसफुल रहा कि उसने थोड़े दिन तक जरूर हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाई। इस वजह से जो अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन, इसमें हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी होती है। एक तरफ हिंदू आएंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम आएंगे, ये दोनों साथ में खड़े हुए हैं। गांधी जी का दूसरा जो आंदोलन है खिलाफत के बाद, वो हमें दिखता है असहयोग। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में। असहयोग आंदोलन ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, और गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के तहत किया जाने वाला पहला आंदोलन है, जो राष्ट्रीय अखिल भारतीय है। तो असहयोग आंदोलन पहला अखिल भारतीय आंदोलन है, गांधी जी के नेतृत्व में 1920 से 22 तक चला। होने के कारण में बहुत सारी चीजें शामिल थी, जैसे पहला तो खिलाफत का मुद्दा, हम कह सकते हैं बहुत सारे मुस्लिम इसके लिए आए, एक मुद्दा इसमें शामिल था। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से जो भारतीय लोगों को दिक्कत हुई, खाना ये सारा लेके चले गए, जो भारतीय लोग सेना में गए वो भी बहुत सारे मारे गए। तो हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आई, और इस युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। इस महंगाई का बोझ भी लोगों पे पड़ा। साथ में जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ, इसने भी फोर्स किया कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें।
साथ में साम्राज्य विरोध के प्रति लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास होना। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया। फिर इसके कुछ कार्यक्रम ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद गांधी जी ने इसे चलाने के लिए क्या इसकी उपलब्धियां रही, इसकी असफलता के कारण बहुत सारे लोगों ने किया, गांधी जी को वापस नहीं लेना था, थोड़ी सी वॉयलेंस हुई थी, इसके संबंध में कुछ विवाद, भाई वापस क्यों लिया, तो वापसी से जुड़े विवाद, ये सारी चीजें हम असहयोग आंदोलन में पढ़ेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पहले आप एक क्वेश्चन जरूर लिख लेना। गांधी जी के द्वारा खिलाफत मूवमेंट आंदोलन चलाना कहां तक सही था, इसका संदर्भ सहित वर्णन करें। वर्णन करें, ये आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है। गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाने का संदर्भ सहित वर्णन करें कि भाई इसे चलाया क्यों गया, क्या इससे हिंदू मुस्लिम एकता बनी, या जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे लोग थे, तिलक भी कह रहे थे किसी धर्म विशेष को शामिल करना वो सही बात नहीं, तो उसके बारे में। तो शुरुआत में आप क्या करोगे, खिलाफत आंदोलन क्या था, गांधी जी ने उसको शुरू क्यों किया, उसके कारण। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना क्यों की, और अंत में वो लोग समझ नहीं पाए कि गांधी जी का मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता, जो ब्रिटिश लोगों ने फूट डाली थी उसका एक दूसरा अवसर दे रहा था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद दूसरा अवसर खिलाफत आंदोलन दे रहा। तो ये आज का क्लास है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अमना जी कुछ पूछना है? नहीं। समझ आया? हाँ। ठीक है। और मैं नोट्स आपको वो जो पीडीएफ दी थी वो सारी लिख ली आपने? हाँ वो तो लिख लिया। ठीक है। और मैं पीडीएफ बना के ऐसे ही आपको भेज दूंगा, पीडीएफ भी सेव कर लेना, आगे भी आपको काम आएगी। ठीक है, इसमें चेंज भी नहीं होता ऊपर नीचे। ठीक है, वो आसानी हो रही है ना लिखने में? हाँ। तो ठीक है, तो मैं उसी में आपको पीडीएफ बना के अगले वाले जो टॉपिक है उनको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।